हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, जो पिछले 2 से 3 दिनों जो करंट अफेयर की डिस्कशन नहीं हो पाई थी, उसका जो मेन रीज़न है वो ये था कि जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में वो उतने ज़्यादा खास नहीं आ रहे थे। तो वही बार बार गाजा स्ट्रिप को लेकर और एनडीडी फैक्शन लॉ जो महाराष्ट्र में इस टाइम राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, और दूसरा केरला बॉम्ब ब्लास्ट, तो कुछ ऐसी न्यूज़ बार बार आ रही थी। तो इसी वजह से जो है वहाँ पे इतने कोई ख़ास आर्टिकल्स नहीं पब्लिश हो रहे थे। तो जो भी 1-2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे उनको मैंने इंक्लूड कर करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा जोड़ के, तो 1 तारीख 31 तारीख और आज की जो डिस्कशन में उसमें ऐड करके इनको आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कवच प्रणाली संबंधित है। कवच जो एक प्रणाली है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाना जब 2 ट्रेन आमने सामने हो। सेकंड है ट्रेन में अलार्म बज जाना जब ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाए तो। थर्ड ऑप्शन है हवाई जहाज़ों में अलार्म का बज जाना दुर्घटना पूर्व ही। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है कवच प्रणाली वो है जो, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए अभी जो उड़ीसा के बालासोर में जो अभी जो रेल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो 2 ट्रेनें आप आमने सामने आ गई थी, उसी को ये सामने रख, उसी को मतलब कि रखते हुए ये चीज़ को जो मतलब कि कवच जो प्रणाली है उसको डेवलप किया गया है। और बहुत ही कॉस्टली ये जो प्रणाली है, 1 किलोमीटर के लिए भी इसमें कई करोड़ खर्च आता है फॉरेन कंट्रीज में। बट इंडिया में इस मेरे हिसाब से इसको जो है बहुत ही कम खर्चे पे बनाया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ कुछ लाख का ही खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, ये पश्चिमी घाट है। तो क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सेकंड ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, केरल। लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका आंसर वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि गुजरात से स्टार्ट होते हुए ये तमिलनाडु तक जाता है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। टोटल इसमें 6 राज्य इंक्लूड हैं, शामिल हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक नोट दे रखा है, पश्चिमी घाट को भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है। देखिए ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है एक स्थलाकृति है, और ये स्थलाकृति मुख्यतः अफ्रीका की है, जहाँ पे मतलब कि जैसे कि हमारा जो पश्चिमी घाट है वो एक बिल्कुल सीधा है और स्लोप है, एक ढलान है, तीव्र ढलान है। तो इसी वजह से इसको ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन अनाईमुड़ी, सेकंड ऑप्शन है डोडा बेटा, थर्ड ऑप्शन है इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डमम हिल्स, फोर्थ ऑप्शन नल्ला मल्ला। तो दोस्तों इसका आंसर है अनाईमुड़ी। क्या आंसर इसका? अनाईमुड़ी। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें दे रखा है पॉइंट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। थर्ड इसमें पॉइंट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है, स्लोप जो बोलता है ढलान है। फोर्थ इसमें पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और डोडा बेटा जिसकी 2637 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है।
और केरल की राजधानी आपको मैंने क्या बताई थी, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट गुजरात के सोनगढ़ से शुरू होता है, ठीक है, और यह जो है ख़त्म कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के मारुंथवाज मलाई स्वामी थोप में ये जाके समाप्त होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने राज्य आते हैं। तो आपने देखा कि इसमें 6 राज्य आते हैं पश्चिमी घाट में, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले राज्य। अच्छा देखिए, आप जो है जब हमारा मानसून हिट करता है तो वो सबसे पहले यहीं पे हिट करता है, केरल में, ठीक है। पश्चिमी घाट में जो केरल में वहीं पे हिट करता है सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है उड़ीसा से ये शुरू होता है और तमिलनाडु में आगे ख़त्म होता है। तो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरपोल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, और सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन है। थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। फोर्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि जो इंटरपोल है उसका आपको हेडक्वार्टर यानी कि जो उसका मुख्यालय है वो आपको ज़रूर सर्च करना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, आप इसको ज़रूर कमेंट के थ्रू हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन है आइजोल, अगरतला, दिसपुर, कोहिमा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अगरतला। बाकी देखिए आप कोशिश करिए कि जो आइजोल है, दिसपुर है, कोहिमा है, ये किन किन जो स्टेट है, किन किन स्टेटों की राजधानी है। बहुत ही सिंपल है ये, आप इनको ज़रूर देखिए, मैं करा दूंगा तो फिर आप बिल्कुल छोड़ दोगे। तो आप बेटर होगा कि आप इनको खुद से सर्च करें, अगर नहीं पता है तो आप इसको ज़रूर एक बार रिवीजन में लें, ठीक है। और आप ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि 7 जो सिस्टर्स हैं उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, क्या सिक्किम भी इसमें आता है क्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगरतला से अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत नेपाल है, भारत बांग्लादेश है, भारत म्यांमार है, या भारत मालदीव है। तो देखिए मालदीव का तो कोई भी वही नहीं है, क्योंकि मालदीव जो है एक बहुत दूर पड़ता है, समुद्री एरिया के अंदर आता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। जो बांग्लादेश है वहाँ पे ये अखौरा जो एक जगह है वहाँ पे, और भारत का जो अपना भी पढ़ा है ना हमने त्रिपुरा जो अगरतला, उसके बीच में ये रेल लिंक कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है। अपार है एक जो क्वेश्चन है वो हमारा, वो है अपार। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, और अब बारे में इसके हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सब्जी की न्यू प्रजाति है। देखिए मैंने जो पढ़ा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, तो आप यहीं समझ जाओ कि जो ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। कहीं पे भी एकेडमिक जानकारी नहीं लिख रही, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है छात्रों के सभी एकेडमिक जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है कि सभी छात्रों की जितनी भी जानकारी है वो यहीं पे मिल जाएगी। आगे से कोई पेपर लेके नहीं चलना, सिर्फ इस पर क्लिक करो उस बच्चे ने या स्टूडेंट ने क्या क्या क्वालिफिकेशन की हैं, क्या क्या चल रहा है फिर क्वालिफिकेशन में, सब मार्क्स A to Z थिंग्स यहीं मिल जाएंगे हमको। ये सब डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ता हुआ भारत है, बहुत अच्छी बात है ये। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ये भी एक इसी की तरह है जो अपार हमारा जो एक पोर्टल बनाया है, उसी की तरह ये एक प्लेटफॉर्म है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, बट ये किसी और सेक्टर के पर्सपेक्टिव में है।
तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सभी डॉक्टरों की जानकारी मिलेगी और बिल्कुल सटीक भी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड ऑप्शन है विकल्प 1 और 2 सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि विकल्प 1 और 2 सही हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की सभी जानकारी मिलेगी और बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि सटीक मिलेगी, कोई घपला नहीं, कोई धांधलीबाजी नहीं। और सेकंड ऑप्शन जो है इसे नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, आपको जानकारी जुटानी है कि हमें वहाँ पे उस डॉक्टर के पास जाना, तो आप इस पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे और अपने आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें सर्च करोगे, आपको बड़ी ही आसानी से जो डॉक्टर हैं और सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी। आपको इतना उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूनेस्को है, यूनेस्को लिख दिया। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ में भारत के किन 2 शहरों को किस श्रेणी में शामिल किया है? कि अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ से वो निकली है यूनेस्को की, तो उसमें पूछा गया है कि भारत के किन 2 शहरों को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कोझिकोड जो केरल में है को साहित्य में मिला है और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए मिला है, मतलब श्रेणी में शामिल किया गया है। सेकंड ऑप्शन है जयपुर को किलो यानी फोर्ट के लिए, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर के लिए। थर्ड ऑप्शन हरियाणा को हरियाणा की संस्कृति के लिए और उत्तर प्रदेश को नगरी के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है कोझिकोड केरल को साहित्य में और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि 2 जो भारत के शहर हैं उन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये सभी का एक ड्रीम होता है, यूपीएससी में आईएएस बनता है, कोई आईपीएस, कोई आईआरएस, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 यानी कि 14 में किया गया है। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा इसके सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति और हटाया जाता है, यानी कि रिमूवल प्रोसेस भी और अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके जो चेयरमैन हैं और अन्य जो मेंबर हैं उनकी जो नियुक्ति और रिमूवल प्रोसेस है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अधिकतम इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष यानी कि जो चेयरपर्सन हो सकता है, या फिर देखिए यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर दोस्तों ये सभी है, क्योंकि देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो जिक्र है वो संविधान के 14 भाग के 315 से 323 जो अनुच्छेद है उसमें इसका जो है जिक्र वर्णन किया गया है। कोई वो ये क्या बोलते हैं उसको स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि इसको किसी एक्ट के थ्रू इस्टाब्लिश किया गया हो, ठीक है। और ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी भी है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो आपके आईएएस आईपीएस के हों, सीडीएस वगैरह के हों, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। सारे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं और आपके सीएपीएफ वगैरह के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रोहिणी नैयर प्राइज़ किसे मिला है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद करें। बिल्कुल आप इसको, सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी ला के आपके सामने। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि आपके जो स्टैटिक जीके है उसके साथ करंट को लिंक करके चला जाए, डायनामिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। रोहिणी नैयर प्राइज़ किसे मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत को, सेकंड ऑप्शन है रविचंद्रन को, थर्ड ऑप्शन है भूपेन हजारिका को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रविचंद्रन नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर प्राइज़, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, रोहिणी नैयर प्राइज़ किसे मिला है? दीनानाथ राजपूत को। और मिला किस लिए है? वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम करने के लिए। और ये जो प्राइज़ दिया जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है?
फर्स्ट ऑप्शन गोवा में है, सेकंड महाराष्ट्र में, थर्ड कर्नाटक में, फोर्थ केरल में। तो दोस्तों इसका आंसर है गोवा में महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कर्नाटक में, सेकंड केरल में, थर्ड गुजरात में, फोर्थ तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है कर्नाटक में। पेगासिस है जो क्वेश्चन हमारा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेगासिस है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक इजराइल आधारित जासूसी सॉफ्टवेयर है, सेकंड ऑप्शन है रूस आधारित एक हैकिंग मालवेयर है, थर्ड ऑप्शन है चीन आधारित एक जासूसी प्रणाली है, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही चर्चा में रहा है और अब तो ये चर्चा में रहना बहुत लाजमी है क्योंकि इजराइल लगातार हमारे साथ चर्चा में है। तो इसका आंसर है एक इजराइल आधारित एक जासूसी सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यमन की राजधानी है सना, बैरूत, अमान या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है सना। यमन जो है अभी चर्चा में आया वो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि हुती हैं। हुती कौन है? हौतीज़। फर्स्ट ऑप्शन है एक विद्रोही समूह जो कि यमन में इस समय एक्टिव है, एक आतंकी समूह जो कि ईरान में इस समय मौजूद है, थर्ड ऑप्शन है एक शांति समूह जो कि इजराइल में मौजूद है, फोर्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है यह इस समय यमन में एक्टिव है और एक विद्रोही समूह है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें इस क्वेश्चन के आने की चांसेस जो है 99.9% हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, इसको आप नोट डाउन करें या जैसे भी आपको इसको याद करना है करें। बुकर प्राइज़ 2023 किसको मिला है? फर्स्ट ऑप्शन नंदिनी दास को, सेकंड ऑप्शन है स्मिता सब्रवाल को, थर्ड ऑप्शन है आरती गोयल को, फोर्थ ऑप्शन है मिताली राज को। तो दोस्तों इसका आंसर जो है नंदिनी दास को मिला है और ये जो प्राइज़ है दिया जाता है इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके लिए दिया जाता है। और जो नंदिनी दास को ये जो प्राइज़ मिला है वो मिला है कि जो ब्रिटिश टाइम पे, जब ब्रिटिश टाइम तो नहीं बोलेंगे, जब ये मिडाइवल जो मतलब कि जो हमारे आधुनिक भारत की बात करते हैं उसमें जो ये पोर्तुगीज़ और जितने भी आते हैं फॉरेनर्स, चाहे फिर वो डच हो, मतलब जितने भी फॉरेनर्स आए हैं देश में हमारे, तो उनके जब जो अंग्रेज़ आते हैं सूरत में, उनके जो आने की जर्नी है, जो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, उस चीज़ को इन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से बताया है। तो उसी चीज़ को लेकर नंदिनी दास को ये बुकर प्राइज़ 2023 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? देखिए ये इसलिए चर्चा में आया कि 31 जो अक्टूबर है, आपको पता है वो किस लिए मनाया जाता है। तो उसी चीज़ को लेके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय यूनिटी दिवस जो बनाया जाता है, उसी कारण ये क्वेश्चन जो है करंट में चर्चा में आया है। तो ये स्थित कहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी? हैदराबाद में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो ये आंसर जो होने वाला है गुजरात में। तो ये गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है। अच्छा 182 इसलिए इतनी रखी गई है क्योंकि 182 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो इसी वजह से 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की डिस्कशन का, ब्लैचले डिक्लेरेशन संबंधित है। ब्लैचले, देखिए आप इसको हल्के में ना लें, आपसे यही पूछ सकता है कि ब्लैचले जो है एक चर्चा में रहा शब्द है, तो इस पर आप बता सकते हैं किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन रख देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, किससे संबंधित रहा था चर्चा में। तो इसका जो आंसर है ब्लैचले डिक्लेरेशन का, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है प्रदूषण को कम करने से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है रोड एक्सीडेंट को कम करने से संबंधित है, एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो दोस्तों को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ जोड़ें ताकि वो भी करंट अफेयर के साथ अपने आप को अपडेट रख सकते। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाने से संबंधित ये ब्लैचलेट डिक्लेरेशन लाई गई है। और ब्लैचलेट डिक्लेरेशन कहाँ पे लाई गई? ये ब्रिटेन का एक जो शहर है यानी कि इंग्लैंड का जो शहर है ब्लैचले, वहाँ पे इस डिक्लेरेशन को लाया गया है